हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020, यानी कि विश्व के वायु और भारत के विश्व के साथ साथ वायु की गुणवत्ता के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यह इससे जो है जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। और बात करेंगे किस देश की वन स्थिति रिपोर्ट कैसी है और किस में अच्छी है और कहाँ। आज हम बात करेंगे विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के बारे में, जो कि इसके अनुसार से हम जानेंगे कि किस देश की वायु गुणवत्ता कितनी अच्छी है और शहर की रैंकिंग के हिसाब से किस शहर की वायु गुणवत्ता और अच्छी है। और बात करेंगे वहीं अपने भारत देश की कि किस देश यानी कि किस शहर की वायु गुणवत्ता यानी कि वायु रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी अच्छी है और कहाँ पे रहने लायक जो शहर है जो कि एयर क्वालिटी के हिसाब से अच्छे होते हैं। और हमारे जीवन में वायु का कितना महत्व है, यानी कि एक स्वच्छ वायु कितना जीवन में महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो कि यह जो वायु है जो प्रदूषित हो जाते हैं कितने हमारे आने वाले जीवन में हानिकारक होते हैं, इसके बारे में हम बड़े अच्छी तरीके से फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के बारे में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो बात करते हैं वहीं 16 मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर यानी कि IQ एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यानी कि यह पूछे कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किसके द्वारा यानी कि जारी किए जाते हैं। तो यह जो जारी किए जाते हैं स्विस गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि यह आप समझ सकते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जो है जिसका नाम है IQ एयर, इसके द्वारा यह विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है IQ एयर, जो यह एक कंपनी है किसकी, वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है IQ एयर। इसी के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है और इसके हिसाब से पता चलता है कि किस देश में वायु स्वच्छ है और किस शहर की में वायु जो है रहने लायक में शहर में वायु है। और बात करते हैं वहीं वायु गुणवत्ता जांचने का आधार। वायु गुणवत्ता को सबसे पहले जांचने का क्या आधार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 106 देशों में PM 2.5 डेटा एकत्र किए जाते हैं। यानी कि 2.5 डेटा जो एकत्र किए जाते हैं, PM का मतलब आप क्या समझते हैं? तो PM का अगर की बात करें तो PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर मैटर, यानी कि पार्टिकुलर मैटर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के द्वारा जो डेटा एकत्र किए जाते हैं, यानी कि कुल 106 देशों के द्वारा यह डेटा को एकत्र किए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 और 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है। यानी कि इससे भी कम जो वायुमंडलीय कण होता है 2.5 से माइक्रोमीटर से कम के व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जो कि मानव बल के व्यास का लगभग 3% होता है। मानव बल के व्यास का लगभग 3% होता है। अधिकांश कण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन की जटिल प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो बिजली संयंत्र, उद्योग और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक हैं। यानी कि बात करते हैं कि अधिकांश कण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की जटिल प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो बिजली संयंत्र, उद्योग और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक होते हैं। ये जितने भी गैसें निकलते हैं, यानी कि मोटर वाहन यानी कल कारखानों आदि से निकलने वाले जो धुआं गैस होते हैं, ये जो वायु को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं, जो कि हमारे आने वाले भविष्य यानी कि हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। और इस तरह की इस तरह के जो होते हैं वायु, तो इससे हमारे जीवन में यानी कि हमारे जीवन में अधिक से अधिक रोगों की खतरा यानी कि बीमारियों का खतरा बढ़ जाते हैं और हमारे सांस लेने में तकलीफ़ें हो जाती हैं। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस जैसे ध्वनि व रेडियोधर्मी विकिरण भी, यानी कि ध्वनि में रेडियोधर्मी विकिरण भी का इस मात्रा में मिल जाना
कि वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुँचाए उसे प्रदूषण कहते हैं। यानी कि प्रदूषण में जो है वायु में किसी भी यानी कि हानिकारक पदार्थ जैसे ठोस तरल गैस जो है या यानी कि वायु में जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो मिल जाते हैं वह वायु प्रदूषण कहलाते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण जो है हमारे जीवन को बहुत ही यानी कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इसे प्राणवायु ही कहते हैं, प्राणवायु भी कहते हैं। अगर प्राणवायु ही प्रदूषित हो जाते हैं तो हमारे यानी कि हम जो है या पृथ्वी पर के जितने भी जीव जंतु हैं तो सारे के सारे बीमारियों यानी कि कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगेंगे और यह जो है अधिक से अधिक रूपों में मृत्यु का कारण बन सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में। तो वहीं बात करते हैं वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। तो वायु प्रदूषण की बात करते हैं नाभिक यानी कि निलंबित कणकीय पदार्थ प्रदूषक यानी कि उसे कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। और वहीं बात करते हैं गैसीय प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण की बात करते हैं तो इसमें SO2 और CO होते हैं। यानी कि गैसीय प्रदूषण में SO2 और CO होते हैं। और गैसीय प्रदूषण की बात करते हैं इसमें कि इसमें जो है CO2 जो है यानी कि CO2 की बात करते हैं नहीं CO की बात करते हैं तो यह सबसे विषैली गैस होती है। यानी कि CO जो है सबसे अधिक विषैली गैसें होते हैं। और वहीं बात करते हैं एरोसोल यानी कि पर्यावरण में जो है ये पर्यावरण में ठोस रूप से यानी कि पार्टिकुलर जो मैटर है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो है ये पर्यावरण में ठोस रूप से लंबे समय तक निलंबित रहते हैं। यानी कि लंबे समय तक जो है निलंबित रहते हैं। इनका आकार की बात करते हैं तो 0.001 से 5.00 माइक्रोमीटर तक होता है। और वहीं बात करते हैं 10 माइक्रोमीटर से कम आकार के कण हवा की तरंगों के साथ बहते रहते हैं तथा जो कण 0.02 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उन्हें एरोसोल अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी कि इससे 0.02 से जो छोटे माइक्रोमीटर से जो छोटे होते हैं वह अपने हवा में अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और वहीं बात करते हैं अगर एरोसोल की तो एरोसोल में जो है बात करते हैं NO2 और बात करते हैं O3 और धुआं और कोहरा से मिलकर एरोसोल का निर्माण होता है। यानी कि एरोसोल बनता है। और वहीं बात करते हैं अगर कि अम्लीय वर्षा की तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है NO2 और SO2 जो होता है अम्ल वर्षा का कारण होता है। इन्हीं दोनों गैसों के मिलने से अम्ल वर्षा का निर्माण कि अम्ल वर्षा होता है। यह जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह याद रखिएगा कि NO2 और SO2 से अम्लीय वर्षा का कारण NO2 और SO2 होता है। और वहीं बात करते हैं एरोसोल तो एरोसोल के बारे में भी याद रखिएगा। तो एरोसोल जो है NO2 और O3 धुआं कोहरा से मिलकर एरोसोल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषक उनके स्रोत व प्रभाव। यानी कि वायु प्रदूषक के कौन स्रोत होते हैं उनसे क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं वायु प्रदूषक यानी कि कार्बन यौगिक की बात करते हैं तो SCO और CO2 के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है स्रोत होता है यह जो है जीवाश्म ईंधन का दहन और मोटर गाड़ी से CO और CO2 गैस निकलता है। यानी कि जीवाश्म ईंधन के दहन और मोटर गाड़ी से यह CO और CO2 का निर्माण होता है। और वहीं बात करते हैं इससे क्या प्रभाव होता है तो इससे प्रभाव होता है हरितगृह प्रभाव और श्वसन संबंधी समस्या होते हैं। यानी कि ये दोनों गैसें जो हैं ये हरितगृह प्रभाव पर भी असर डालता है और श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। और वहीं बात करते हैं आप सल्फर यौगिक की बात करते हैं SO2 और H2S की बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इसके बात करते हैं जो स्रोत होता है इससे किन स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं तो यह प्राप्त होते हैं तो ताप संयंत्र और रिफाइनरी ज्वालामुखी विस्फोट से। ये यानी कि ताप संयंत्र रिफाइनरी ज्वालामुखी विस्फोट से SO2 और H2S यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें प्राप्त होती है। और वहीं बात करते हैं इससे समस्या यानी कि इससे जो प्रभाव होता है क्या क्या प्रभाव होते हैं तो इससे अम्ल वर्षा और श्वसन संबंधी समस्या, पौधों में क्लोरोसिस, अदृश्यता में कमी और कोहरे का कारण। यानी कि इसके कारण जो होता है सल्फर के यौगिक के कारण जो है समस्याएं होती है। अम्ल वर्षा का कारण होता है ये और श्वसन संबंधी भी समस्याएं होती हैं। पौधों में क्लोरोसिस की समस्या और दृश्यता में कमी होती है यानी कि देखने में भी कमी होता है और दृष्टि को बाधित करते हैं। और कोहरे का कारण यानी कि कोहरे बनने का कारण ये होते हैं। अब बात करते हैं
नाइट्रोजन यौगिक के बारे में बात करते हैं, NO और N2O के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि यह जो किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होने का स्रोत है ताप विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है और मोटर वाहन वायुमंडल अभिक्रियाएं से प्राप्त होती है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र और मोटर वाहन और वायुमंडलीय अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। और वहीं बात करते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे जो बुरा प्रभाव जो पड़ता है, अम्ल वर्षा का कारण भी होता है ये, और पादपों का उत्पादन में कमी करता है, यानी पादपों जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसके उत्पादन में कमी करता है। और वहीं बात करते हैं आँखों व फेफड़े में जलन पैदा करता है, यानी कि आँखों और फेफड़े संबंधी जो बीमारी होता है ये उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं निलंबित कण की। निलंबित कणों के बारे में बात करते हैं, तो निर्माण इसका जो उत्पादन होता है, यानी कि इससे जो यानी कि स्रोत होता है प्राप्त करने का, तो निर्माण कार्य जैसे घर आदि सब जो बनाए जाते हैं उसके, यानी कि वो निर्माण कार्य होते हैं, यानी कोई भी कार्य आप करते हैं घर आदि और जो बनाते हैं उसके निर्माण से निलंबित कण पैदा होते हैं। और भाप शक्ति संयंत्र और मोटर वाहनों से ये निलंबित कण आदि जो प्राप्त होते हैं। और इससे जो होता है बुरा प्रभाव, यानी कि यह जो प्रभावित करते हैं दृश्यता में कमी, यानी कि दृश्यता में जो आँख में प्रवेश करते हैं तो दृश्यता में कमी कर लेते हैं और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा और कैंसर संबंधी यह जो है कैंसर संबंधी बीमारियों भी उत्पन्न करते हैं। और वहीं बात करते हैं कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन बेंजीन और इथाइलिन जो है हाइड्रोकार्बन है। और वहीं बात करते हैं इससे जो उत्पादन होने का, यानी कि यह जो दोनों प्राप्त होते हैं, प्राप्त होने का स्रोत है मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग, यानी कि मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग से प्राप्त होते हैं। और वहीं बात करते हैं इसका जो प्रभावित ये करते हैं, इससे जो बुरा प्रभाव पड़ता है कैंसर का कारण होता है ये, और श्वसन संबंधी समस्याएं भी होते हैं। और समय पूर्व पत्तियों और फलों का गिर जाना, यानी कि समय से पहले पत्तियों और फलों का गिर जाना बेंजीन और इथाइलिन के कारण ही, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन के ही कारण होते हैं। और वहीं बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में आप सुने ही होंगे, जो ओजोन परत में पाए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वहीं बात करते हैं रेफ्रिजरेटर और स्प्रे, यानी कि यह जो प्राप्त होने का स्रोत है, यानी कि किनसे यह प्राप्त होता है CFC, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे, यानी कि स्प्रे जो आप जो करते हैं जैसे कीट संबंधी जो छिड़काव करते हैं स्प्रे द्वारा, यानी कि खेतों और में जो स्प्रे करते हैं फसलों में, तो वो स्प्रे से ही CFC और ओजोन यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि से फ्रिज आदि से भी यह प्राप्त होते हैं। और इनसे जो बुरा प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि हमारे जीवन को प्रभावित जो करते हैं, भूमंडलीय ऊष्मा यानी कि भूमंडलीय तापन में ये वृद्धि करते हैं और ओजोन परत का क्षरण करते हैं। और भूमंडलीय तापन में भी वृद्धि करने में यह उत्तरदायित्व होते हैं, ओजोन क्षरण में भी उत्तरदायित्व करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब वहीं और भी बात करते हैं ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस का जो बात करते हैं रासायनिक सूत्र होते हैं O3, आप सब जानते ही हैं। और वहीं बात करते हैं इससे जो प्राप्त होने का स्रोत है मोटर वाहन से यह ओजोन गैस प्राप्त होते हैं। और इससे बुरा प्रभाव जो पड़ता है, तो इससे प्रभावित होते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। और यह जो बात करते हैं पर्ण समूह को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्ण समूह को भी यह नुकसान पहुंचाते हैं। और वहीं बात करते हैं अब शीशा जो प्राप्त होते हैं मोटर वाहन से शीशा प्राप्त होता है। और वहीं बात करते हैं जो प्रभावित करते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं को उत्पन्न करते हैं, और ये श्वसन संबंधी समस्या को प्रभावित करते हैं। और वहीं बात करते हैं रेशे यानी कपास ऊन की बात करते हैं, तो वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग स्रोत से यह प्राप्त होते हैं। और उसमें यानी कि उसमें इसका प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग और कालीन में। और वहीं बात करते हैं ये जो प्रभावित करते हैं फेफड़े पर प्रभाव डालते हैं, यानी फेफड़े से संबंधित जो दुष्प्रभावित होते हैं फेफड़े को दुष्प्रभाव से ग्रसित करते हैं। और वहीं बात करते हैं एस्बेस्टस की बात करते हैं, तो यह खनन व निर्माण उद्योग स्रोत से प्राप्त होते हैं, खनन एवं निर्माण उद्योग से यह प्राप्त होते हैं। और इससे जो बुरा असर पड़ते हैं, यानी कि ये जो प्रभावित करते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं तथा कैंसर जैसे बीमारियों को उत्पन्न करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं भी पैदा करते हैं। और वहीं बात करते हैं स्मॉग जो बात करते हैं, जैसे धूम कोहरा जो होते हैं उसे स्मॉग कहते हैं। और वह जो है किन स्रोतों से प्राप्त होता है स्मॉग, तो उद्योग और मोटर वाहन स्रोत से प्राप्त होते हैं। और यह जो होते हैं यह जो प्रभावित करते हैं हमारे, यानी कि प्रभावित करते हैं आँखों में जलन उत्पन्न करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं को
यह उत्पन्न करते हैं, आँखों में जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करते हैं तो यह जो है 6 श्रेणी, यानी कि यह जो है 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। यानी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो 6 श्रेणियों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है, यानी 6 श्रेणियों का यह सूचकांक होता है। तो बात करते हैं यह जो 6 श्रेणी होते हैं, तो अच्छी श्रेणी की बात करते हैं 0 से 50 तक, यानी 0 से 50 तक की जो होते हैं ये अच्छी श्रेणियों में आते हैं, यानी कि अच्छी श्रेणियां माने जाते हैं। और वहीं बात करते हैं संतोषजनक श्रेणियों की बात करते हैं, जो 50 से 100 के बीच होते हैं, 50 से 100 के बीच यह जो है संतोषजनक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। और वहीं बात करते हैं सामान्य रूप से प्रदूषण की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से प्रदूषण की बात करते हैं तो 101 से 200 के बीच अगर यह श्रेणी आते हैं तो समझ लीजिए कि यह सामान्य रूप से प्रदूषण है। और वहीं बात करते हैं खराब अगर यदि बात करते हैं 201 से 300 के जो बीच है श्रेणी में जो आते हैं यह खराब श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी खराब श्रेणी माने जाते हैं। और वहीं बात करते हैं बहुत खराब, तो बहुत खराब की बात करें तो 301 से 400 की श्रेणी के बीच जो आते हैं वह बहुत ही खराब श्रेणी माने जाते हैं। और वहीं बात करते हैं गंभीर, यानी कि सबसे गंभीर की बात करते हैं तो 401 से 500 के बीच जो आते हैं श्रेणी में आते हैं वह गंभीर माने जाते हैं, यानी कि सबसे गंभीर माने जाते हैं। और बात करते हैं कि आपको याद रखना है कि अच्छी श्रेणी जो माने जाते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अच्छी श्रेणी यानी कब मानी जाती है, यानी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो में अच्छी श्रेणी हम किसी माने जाते हैं तो 0 से जो 5 तक रहते, यानी कि 0 से 50 तक के जो है जो श्रेणी में आते हैं या अच्छी श्रेणी में आते हैं। और वहीं अगर आपको पूछे सबसे खराब श्रेणी में हम किसे मानेंगे, यानी कि सबसे खराब श्रेणी में हम किसे मानेंगे, जो 401 से 500 के बीच श्रेणी में जो आते हैं वे सबसे खराब श्रेणी माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पूछे वहीं कि संतोषजनक श्रेणी में हम किसे मानेंगे, संतोषजनक जो श्रेणी है उसे किसे हम मानेंगे, तो 50 से जो 100 के बीच है उसे हम संतोषजनक श्रेणी में मानते हैं। और संतोषजनक श्रेणी 50 से 100 के बीच कहलाते हैं। अगर वहीं हम बात करें तो प्रमुख बिंदु, यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और भारत की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 से संबंधित हम बात करते हैं तो यह जो है प्रमुख बिंदु पर आश्रित रहते हैं, यानी कि विश्व के शहरों की रैंकिंग, यानी कि विश्व में शहरों की रैंकिंग और भारत के शहरों की रैंकिंग में हम जानेंगे। और यह जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, विश्व की रैंकिंग और शहरों की, भारतीय शहरों की रैंकिंग जो है एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन में जरूर ही पूछे जाते हैं। और वहीं बात करते हैं भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहरों के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। यानी कि भारत की बात करते हैं तो 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहर, यानी कि 30 जो शहर है विश्व में उसमें से 22 भारत की ही शहर है, जो कि सब 22 शहर के साथ भारत सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे ऊपर है रैंकिंग में। और वहीं बात करते हैं शहरों में पहले स्थान पर, शहरों में अगर प्रदूषित शहरों की बात करें तो पहले स्थान पर चीन का होटन है। चीन का होटन शहर है जो कि 110.2 ग्राम प्रति मिलियन है। यानी कि आप बात करते हैं तो वहीं कि 110.2 ग्राम प्रति मिलियन जो है यह किस में माने जाएंगे, सामान्य प्रदूषण के श्रेणी में यह माने जाते हैं, यानी माने जाएंगे सामान्य प्रदूषण श्रेणी में यह माने जाएंगे। और वहीं बात करते हैं शहरों में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है, यानी कि यह भी है सामान्य प्रदूषण में माने जाएंगे। 106 ग्राम प्रति मीटर है जो यह प्रदूषण की बात करते हैं। तो शहरों में दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, और विश्व में जो है पहले स्थान पर चीन का होटन शहर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे प्रदूषण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कि कौन सा शहर है तो चीन का होटन शहर है। और वहीं बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, तो 8 प्रदूषणकारी तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, आइए। वहीं हम बात करते हैं वायु प्रदूषण सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, तो कौन कौन सा तत्व हैं, तो बात करते हैं PM10, यानी कि PM10 जो है, और PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन,
गैस और अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड जो है ये 8 के 8 जो है यह प्रदूषणकारी तत्व माने जाते हैं। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, PM10, PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन गैस और अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड, ये सब जो है यानी कि 8 प्रदूषणकारी तत्व माने जाते हैं। वहीं अगर आपको पूछे प्रमुख बिंदु में, यानी कि बात करते हैं प्रमुख बिंदु विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और भारत की 2020 की, यानी प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट विश्व और भारत की 2020 की बात करते हैं तो विश्व और भारत की रिपोर्ट के बारे में हम जानते हैं। तो विश्व की राजधानियों की रैंकिंग, यानी कि अब बात करेंगे यह इस रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व की राजधानियों की रैंकिंग क्या है। तो वहीं बात करते हैं दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रम है, यानी कि इसके बाद का जो क्रम है देख सकते हैं आप, यानी दिल्ली को जो है विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सा है तो यह दिल्ली हो जाएगा। तो सबसे प्रदूषित विश्व का राजधानी दिल्ली है। और वहीं बात करते हैं सेकेंड नंबर पर ढाका बांग्लादेश का है। और वहीं बात करते हैं उलान बटोर जो मंगोलिया की राजधानी है यह तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित है। और काबुल जो अफगानिस्तान का राजधानी है यह चौथे नंबर पर सबसे प्रदूषित है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कतर दोहा की, तो कतर दोहा की बात करते हैं यह तो चौथे पानी के 5वें स्थान पर सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि विश्व की राजधानी की रैंकिंग सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो भारत का दिल्ली है। देख सकते हैं आप भारत कितने तरक्की में है प्रदूषण के मामले में। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब वही बात करते हैं विदेश, यानी कि विश्व के देशों की रैंकिंग, यानी विश्व की देशों की रैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और भारत रिपोर्ट 2020 के अनुसार की बात करते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में खराब औसत PM यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5 वाले देश थे। यानी कि बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में सबसे खराब औसत PM यानी कि 2.5 वाले देश थे। और इसके बाद भारत तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो बात करते हैं वहीं बांग्लादेश जो है सबसे खराब विश्व में देशों की रैंकिंग में है। और वहीं पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर की बात करें तो भारत है। यानी कि अगर आपको पूछे 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो कौन सा है तो बांग्लादेश है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश जो नल्ला है धोखेबाज पाकिस्तान, ये दूसरे नंबर पर धोखेबाज है। और तीसरे नंबर पर भारत है। देख सकते हैं आप भी भारत भी कम तरक्की में नहीं है। भारत भी अपने बाप यानी कि पोते और बेटे के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। अब वहीं बात करते हैं विश्व के सबसे कम प्रदूषित देश, यानी कि विश्व में जो है सबसे कम प्रदूषित वाला देश कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो उसके बाद है न्यू कैलेडोनिया और अमेरिकी वर्जीनिया आइलैंड है। यानी कि विश्व में जो है अगर आपको पूछे यह क्वेश्चन कि विश्व में सबसे कम प्रदूषित देश की सूची में पहले स्थान पर कौन सा है तो प्यूर्टो है। और बात करते हैं प्यूर्टो की, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। यानी कि यह देश प्यूर्टो देश की बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में यह प्यूर्टो देश स्थित है। और वहीं बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया की, न्यू कैलेडोनिया देश की बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित फ्रांसीसी उपनिवेश है। यानी कि यह जो है न्यू कैलेडोनिया जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में यह देश स्थित है। और इस पे जो है फ्रांसीसी उपनिवेश यानी फ्रांसीसियों का अधिकार न्यू कैलेडोनिया पर है। और वहीं बात करते हैं अमेरिकी वर्जिन आइलैंड जो है तीसरे नंबर पर है सबसे कम प्रदूषित देशों में से है। तो यह देख सकते हैं यह तीनों देश कितने यानी कि तरक्की में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो वायु है बहुत ही स्वच्छ है और रहने योग्य है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ
आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।